देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जब दूसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है गुजरात में, तो इत्मीनान से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस मुद्दे पर या किन मुद्दों पर गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ा गया। जुमाना शाह, आपने फिर एक बार दोनों राजनीतिक प्रतिनिधियों को सुना। जो हम पिछले एक दो हफ्ते में हम लोग जो गुजरात में देख पाए यहाँ पर रहकर, और जो अखबारों में पढ़ के हम समझ पाए कि विकास से बात चर्चा तो शुरू हुई थी, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह के मुद्दे उठाए, खासतौर पर जिस तरह से अहमद पटेल को उन्होंने अटैक किया और जिस तरह से सर क्रीक का मामला उठाया, उससे कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि वो एक तरह से दबे छुपे तरीके से एक बार फिर हिंदुत्व का मुद्दा सामने रख रहे थे, एक तरह से सॉफ्ट तरीके से, लेकिन वो फिर जो भाषा उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ इस्तेमाल की थी, उसी अंदाज में उन्होंने अहमद पटेल को भी अटैक किया। यस, उन्होंने बिगिनिंग में थोड़ा सा ऐसा किया था, 1 2 3 4 बार शायद उन्होंने जाहिर सभा जिसको उनके पब्लिक रैली में उन्होंने बात की थी, पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ये बात वो रिपीट नहीं किया था अहमद मियां पटेल जैसे आपने बताया वो। और अब ये तो लोगों पे निर्भर है कि कितना क्या मैसेज उनके एब्जॉर्ब क्या करते हैं लोग, क्या समझते हैं, जो कोई नेता क्या देना चाहता है और क्या सामने वाली जनता समझती है, वो तो अब 20वीं तारीख को पता चलेगा। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़्यादा लोग आए हैं मतदान केंद्र पे, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते हैं और उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोगों के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या पटेल फैक्टर है, क्योंकि सौराष्ट्र में वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, केशु भाई ने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग किया था। जी, पटेल फैक्टर पे बात करेंगे। जुमाना शाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के मतदाता के मन को पढ़ना एक बड़ी चुनौती रही है हमेशा से, और आज कई चैनल्स ने एग्जिट पोल दिए हैं, लेकिन वो कितने सही और गलत साबित होंगे, क्योंकि हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। प्रोफेसर सुखपाल, फिर श्रीकांत जी ने जो मैंने सवाल किया था कि ये जो आरोप लगता है कि सिलेक्टिव लोगों के लिए विकास हुआ, अगर विकास हुआ भी है, सिलेक्टिव लोगों के लिए विकास हुआ, जो अर्बन मिडिल क्लास है उसको फायदा हुआ, निश्चित तौर पर रिच को फायदा हुआ, क्या आप इस जैसे चीफ मिनिस्टर ने खुद रेफर किया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि न्यू मिडिल क्लास यहाँ जो है, तो हम जो और भी क्लासेस हैं, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, तो एक जो नया मिडिल क्लास ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट हुआ है अर्बन एरिया में, कोई शक नहीं कि डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है, लेकिन अगर विकास को आप इंक्लूशन लेके और इक्विटी लेके देखें तो मैं अभी आपको एक कोट करना चाहता हूं, जो सुरजीत भल्ला का एक आर्टिकल 13 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने ये इंडेक्स लेके देखा है कि भी अगर रिलेटिवली देखा जाए मुस्लिम यूथ को और पॉवर्टी को और SC ST के उधार को और पॉवर्टी रिडक्शन को, तो इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी वो इसमें नहीं आते हैं। गुजरात अभी भी बहुत पीछे खड़ा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जी श्रीकांत जी, हर 6 महीने में एक यूनिवर्सिटी खुली गुजरात में, लेकिन 70 लाख आदिवासियों के इलाके में एक भी विश्वविद्यालय नहीं खुला। आप कहते हैं आपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आप व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा, किसी इंटरव्यू में नहीं कहा, लेकिन सुषमा स्वराज ने कहा कि आपके सारे स्टार प्रचारक ने कही ये बात। देखिए, ये सब मीडिया का क्रिएशन है, आप लोगों की देन है, लेकिन आपका जो सवाल है मैं उसका भी जवाब दूंगा। गुजरात में कांग्रेस ने नेगेटिव कैंपेन किया, इनके लोगों ने, यानी कि गांधी की धरती पे आके, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे आके अपने आंकड़ों को झुटलाया। केंद्र की सरकार ने कहा कि यहाँ बेरोजगारी ना के बराबर है। केंद्र की सरकार ने कहा कि जो केंद्र के 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं उनका इंप्लीमेंटेशन करने में गुजरात नंबर 1 है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इन्होंने बात कही, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सरकार की अवहेलना हो रही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और दुनिया के अंदर गुजरात सरकार की लोग तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र भाई के काम की लोग तारीफ कर रहे हैं। तो लोकप्रियता उनकी है कि व्यक्ति के ऊपर आप फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से नेता तो हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, लेकिन पार्टी का जनाधार यहां बहुत मजबूत है, और इसलिए ये कहना कि भाई आपने, किसी ने उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया, ये मीडिया का क्रिएशन है। और ये चुनाव जो है, लोकशाही के लिए चुनाव एक प्रिंसिपल सेट कर रहा है कि चुनाव आम जनता से जुड़े मुद्दे पर होने चाहिए, और ये चुनाव आम जनता से जुड़े मुद्दे पर हो रहा है। 2002 के चुनाव को लोगों ने कहा कि ये गोधरा की वजह से जीते, 2007 में हमको कहा कि सोनिया ने मौत का सौदागर कहा इसलिए जीते, लेकिन मोदी साहब साइलेंट रहे, सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ गुजरातियों के विकास के बारे में सोचते रहे, और हम उसमें सफल हुए। जो हमारा उद्देश्य था कि गुजरात को पूरे हिंदुस्तान के अंदर
गुजरात का लोग तारीफ करेंगे, उसमें हम भव्य गुजरात और दिव्य गुजरात का जो सपना हमने देखा था, हम उसको पूरा करते हुए चल रहे हैं। तक इंतजार करते हैं। मनीष दोषी जी, नेगेटिव कैंपेन करते रहे आप, नहीं, इसमें पॉजिटिव इसके पहले आपने जो प्रश्न पूछा इसका पूरा जवाब नहीं दिया। सबसे पहले इसने पूरी गोल गोल घुमा घुमा के की, वो चलता रहता है किया। ये उनका अधिकार है। आपसे जो मैंने सवाल किया है कि क्या ट्राइबल का, आपको मैं वही, हमारी जिम्मेदारी थी लोकशाही में, हम विपक्ष में थे 17 साल से विपक्ष में, हमने वही बात की जो हमारी जिम्मेदारी में आती थी। हमने लोगों की समस्या जो इस सरकार नहीं कर सकी, चाहे वो घर का घर हो, शिक्षा का अधिकार हो, आरोग्य की सेवा हो, रोजगारी की बात हो, जहाँ तक सवाल है संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमजीवी की बात हो, सभी लोगों को, कर्मचारी की हो, वेतन की, फिक्स सैलरी वाले की, शोषण जो होती है युवा को शिक्षित रोजगार की, वो सब बात हमने की। हमने कोई ऐसी बात नहीं की। आप बात करते हो, जहाँ तक सवाल आपने शिक्षा की बात की, 6 महीने में क्योंकि यूनिवर्सिटी खुली, आपको मैं कहना चाहता हूँ इधर जो यूनिवर्सिटी खुली है वो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेल्फ फाइनेंस है। और साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ ऐसी सरकार है 11 साल में जिसने 13,000 ग्रामीण विस्तार के स्कूल बंद किया। नहीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि एक राउंड और आपके पास आपको मैं 13,000 स्कूल बंद हुई जी, मैंने नहीं कह रहा हूँ, विधानसभा में दिया गया। ऐसी सरकार है जिसमें 16,732 स्कूल ऐसी है जहाँ एक से लेके ज्यादा वर्गखंड में, एक ही वर्गखंड में ज्यादा। इन आंकड़ों पे मैं श्रीकांत जी से जवाब लूंगा। बहुत बुरी हालत है शिक्षा की इधर। और जिस तरीके से विकास की बात कर रहे हैं, विकास किसका हुआ? बिल्कुल बहुत जुमाना जो उपस्थिति है उसका ड्रॉप आउट कम हुआ है। जी श्रीकांत जी, मैं आऊंगा आपका। जुमाना, क्या इस बार 2002, 2007 भी आपने देखा, 2012 में ये जो चुनाव हुआ, क्या कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहली बार कांग्रेस एजेंडा सेट करने में कामयाब रही, इनिशिएटिव लिया कैंपेन शुरू करने में, जो गरीबों को घर का वादा किया, क्या आपको लगता है कि उसमें कामयाब हुई कांग्रेस पार्टी ने इस बार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ा? यस, आई थिंक सो। यस, मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है। मैंने 2-3 बार लिखा भी है मेरी स्टोरीज में कि कांग्रेस ये बारी जल्दी जागरूक हो गई थी और उन्होंने लीडर्स भी अपने उनके साथ में सब काम कर रहे थे। और जो घर नु घर स्कीम जो उन्होंने अनाउंस की थी वो बहुत ही बड़ा हिट हुआ है और लोग बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी भी मैं लोगों को, औरतों को, किसी को भी बात करते हैं आप लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल सेक्शन से, तो उनको घर नु घर सबको पता है। आज तक मुझे कोई मिला नहीं है पूरे गुजरात में जिसको पता नहीं है घर नु घर क्या है। ये सिर्फ ये, फिर उसका मतलब नहीं है कि वो औरतें या वो आदमी उनको कांग्रेस को मत देंगे, लेकिन इतना तो है कि उनको ये ध्यान में आया है कि हम ये हमारी, जैसे कि ये कह रहे थे कि विपक्ष की जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों की आपका प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करना, आकांक्षाएं क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, उसको समझें। और पहली बार शायद कांग्रेस ने उस पर पॉजिटिवली एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। प्रोफेसर सुखपाल, आपसे विकास के मुद्दे पे बात करते हैं आगे। श्रीकांत जी ने जो बात कही, ये बात तो सही है कि गुजरात में बेरोजगारी की दर कम है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, मजदूरों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, उनकी जो वेजेस की हालत है। श्रीकांत जी, आपके पास मैं आऊंगा इनसे जवाब लेके। और इंडस्ट्री फ्रेंडली तो है, लेकिन वो मजदूर फ्रेंडली नीति नहीं है गुजरात की। जैसे मैं आपको वेज की अगर एग्जांपल दूं, 2000 से लेके 2005 तक रियल वेज जो बढ़ी है सिर्फ 2 रुपए, 39 से होकर 41 रुपए एवरेज हुई है गुजरात में जी मैन की। डेली वेज की अगर लें तो गुजरात में जो भी कैजुअल कैटेगरी के वर्कर हैं उनकी वेजेस हैं ऑल इंडिया से अभी भी लोअर हैं। ऑल इंडिया से लोअर हैं। श्रीकांत जी, नैनो आई है और फैक्ट्रीज आई हैं, और एक और बात कि अर्बनाइजेशन बढ़ा है गुजरात में, और जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सा कम होता है, लेकिन गुजरात में देखा कि बढ़ा है, कृषि का हिस्सा जीडीपी में बढ़ा है, इंडस्ट्री का कम हुआ है। इसका कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको प्रति व्यक्ति जो आय है, यानी कि आप 10 साल पहले देखें तो 32,000 के आसपास थी, आज वही 75,000 तक पहुंची। लेकिन वो हरियाणा से शायद अभी भी कम है। नहीं, हरियाणा छोटा स्टेट है जी, गुजरात बड़ा स्टेट है, तो आप जनसंख्या के हिसाब से ये कैलकुलेट करेंगे ना। जहां तक आप कृषि की बात कर रहे हैं तो मैं आपको फिर वहां सौराष्ट्र ले जाना चाहता हूं। वहां कृषि के लिए आज से 10 साल पहले 7,000 हेक्टेयर भूमि थी जो कृषि के योग्य थी। नरेंद्र भाई मोदी ने आज वहां 7 लाख हेक्टेयर भूमि है जिसको कृषि योग्य बनाया है, और अभी 15 लाख हेक्टेयर भूमि को टारगेट है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप कृषि में कम हुआ और इंडस्ट्री में ज्यादा हुआ। जहां तक इंडस्ट्री की बात है तो गुजरात में एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है, 24 घंटे में मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल क्लियर होती हैं। इसलिए आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। श्रीकांत जी, माफ कीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, छोटा सा एक और सवाल पूछ लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा दोषी जी।
मैंने वही कहा कि 24 घंटे में फाइल क्लियर होती है एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, एक उद्योगपति की, लेकिन मजदूरों को उनके लेबर राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं। आदिवासियों को जो कानून पास हो चुका है केंद्र से, आज तक उनको वो जो जंगल जमीन का जो अधिकार दिया जाना है फॉरेस्ट लॉज के अंडर, वो नहीं दिया गया अभी तक। क्या आप नहीं मानते, अब चुनाव खत्म हो चुका है, इस चर्चा से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मतदाताओं पर, क्या आप नहीं मानते हैं कि बहुत काम करने की जरूरत है और जो नीचे के तबके हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए? निश्चित रूप से क्यों नहीं। जब आप लोकशाही में हैं, आपको मैंडेट दिया गया तो निरंतर आपको काम करना है, क्योंकि जब तक आप बिल्कुल वर्ग समाज के सभी हिस्सों का बराबर विकास नहीं करते हैं, तब तक लक्ष्य आपका पूरा नहीं होता है। जी। जहां तक आदिवासी क्षेत्रों की बात आप कर रहे हैं, वहां वन बंधु योजना सरकार ने चालू की है। जी, वहां आदिवासी बच्चों के लिए ITI खोली गई है। मिनट भर बचा, मैं मनीष जोशी जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं, बहुत संक्षेप में। इसलिए कि 19,000 आपने राइट टू फॉरेस्ट एक्ट का बोला, 1,51,000 एप्लीकेशन में से 19,000 एप्लीकेशन को मंजूर किया गया। इस सरकार में जुपरा का एक स्मॉल अपने स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम है, SRS केंद्र सरकार की, मुख्यमंत्री के मत क्षेत्र में 1136 मकान वो झोंपड़ी से हटा के, वो 2007 का इसका एजेंडा था, वो इसके लिए 2.5 साल लगा, ये सत्तावार है। और जहां तक सवाल है सौराष्ट्र के लिए, सौराष्ट्र के डैम में एक भी जगह सिंचाई की बात बोली, खुद भाजपा ने 2012, वही कह रहा हूँ, एक ही मिनट, मैंने उनसे आपसे श्रीकांत जी सवाल में 30 सेकंड में जुमाना से एक टिप्पणी लेना चाहता हूं। सेकंड लूंगा कि भाजपा ने पहली बार ऐसा बोला, कृषि क्षेत्र 2012 के पहली बार मैनिफेस्टो में इसने एग्रीकल्चर सेक्टर रखा, आज तक रखा ही नहीं था, पहली बार रखा, और 16 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए बोला। जी जोशी जी माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का समय बिल्कुल खत्म हो रहा है जी। 30 सेकंड में जुमाना बताइएगा कि 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, 2012 का चुनाव थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा था, पर्सनल अटैक कुछ कम हुए, मुद्दों पे शायद बात हुई। यस, आई थिंक सो, आपकी बात एकदम सही है। डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा है। मैं ज्यादातर इसकी क्या कहते हैं ग्रैटिट्यूड इसके लिए इलेक्शन कमीशन को दूंगी। ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और हमारे मतदाताओं को भी, शायद हमारे देश के मतदाताओं को भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए। तो आप सभी का, श्रीकांत जी आपका, मनीष जोशी जी आपका, जुमाना आपका और प्रोफेसर सुखपाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के लिए समय निकालने के लिए। तो किसी कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, 20 तारीख बहुत दूर नहीं है, हम एक बार फिर आपके सामने होंगे। जो भी दावे अलग अलग राजनीतिक दलों ने किए, चुनाव परिणाम उन दावों को की परख सामने रखेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि गुजरात में एक बार फिर लोकतंत्र कामयाब हुआ है, जिस तरह से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है। अहमदाबाद से आज इतना ही, कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।